हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आज हम लास्ट ईयर के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में मैथ्स पेडागोजी के पेपर के साथ अवेलेबल हैं। आगे भी हम अन्य सब्जेक्ट्स के पेपर के साथ अवेलेबल रहेंगे। काइंडली आप चैनल के साथ जुड़ें और अपने सेकेंड सेमेस्टर की स्टडी को इम्प्रूव करके रखें। ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधे पेपर पे आते हैं। आप ये देख रहे हैं कि ये पेपर हमारा लास्ट ईयर का पेपर है। पेपर जुलाई 2022 में हुआ है और इस कारण हम ये कह सकते हैं कि अब की बार भी जुलाई 22 में पेपर होना है। जुलाई का मंथ शुरू हो चुका है। हार्डली हमारे पास 10 to 20 डेज हैं और हमें इसे समझना होगा। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि पेडागोजी हर सब्जेक्ट में कम से कम 30% एक जैसी है। टीचिंग मेथड्स नहीं बदलेंगे, टीचिंग अप्रोचेस नहीं बदलेंगी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से रिलेटेड एड्स नहीं बदलेंगे। इन सबको आपको याद रखना है, ये एक जैसे हैं। और ये पेपर भी आप देख रहे हैं 1.5 घंटे का पेपर है और 1.5 घंटे के पेपर को आपको 80 मार्क्स अवेलेबल करने हैं। आपको 75 क्वेश्चंस इसमें से सॉल्व करने हैं। ये बात आपको समझ लेनी है। 75 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और आंसर ओमार में देने हैं। ये सारी चीजें आप अच्छे से जानते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर। पहला क्वेश्चन पेपर, वह छोटी से छोटी संख्या जो 7, 9, 12 से विभाजित करने पर शेषफल 1 देती है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि हमें इसका एलसीएम निकालना होगा और एलसीएम निकालने के बाद उसमें से शेषफल को ऐड करना है। ये तरीका होगा इसको सॉल्व करने का। तो अगर हम देखें तो 7, 9, 12 का एलसीएम जो हमारा निकलता है वो 252 निकलता है। अगर आप एलसीएम निकालने की विधि के बारे में समझ रहे होंगे, जानते होंगे, तो आपको पता है कि हमें 7 लिखना है, फिर हमें 9 लिखना है, फिर हमें 12 लिखना है। 3 से पहले हम अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 7 आएगा। अब इनमें से कोई भी संख्या एक साथ डिवाइड नहीं हो रही है तो 4 तिहाई 12 सते 84, 84 तिरका यानी 8 तिरका 24 और उसके बाद आप जो 4 तिहाई 12 यानी 252 आ रहा है। 252 जो इसका सॉल्यूशन आ रहा है, 252 के साथ आप एक प्लस करेंगे और आप देखेंगे कि फिर आपको ये चीजें मिल जाएंगी और आपका 253 सही एग्जाम्पल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम 36 है और उनका योग 30 है, संख्याएं क्या हैं? तो ऐसे क्वेश्चंस को बेसिकली आपको सबसे पहले देखना है कि दोनों शर्तें हमें किसमें पूरी हो रही हैं। 12 से 9 में देखिए 12 और 9 का योग 31 हो रहा है, ये संख्या हो ही नहीं सकती। अब 3 ऑप्शन हमारे पास बचते हैं। तो अगर आप इनके ऑप्शंस के बारे में चर्चा करेंगे तो आप यहां से देख पाएंगे कि ये जो 12 और 8 की संख्याएं हैं, यहां पर अगर आप देखें तो इन्हीं की संख्या एलसीएम का योग हमारा जो निकल रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि इनका एलसीएम 36 है और इनका योग 30 है। तो किसका एलसीएम 36 है? 36 है। एलसीएम अगर आप देखेंगे तो 12 और 18 का एलसीएम आगे निकल ही 36 निकलता है। इस तरीके से ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 5, 12 और 30 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात है। लंबा क्वेश्चन है। अगर आप इसको सॉल्यूशन में देखेंगे तो एलसीएम निकालने में इनका 12, 5 और 20 का एलसीएम जब आप निकालेंगे, यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन थोड़ा सा नोट कराया हुआ है। अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो 5 आएगा, एचसीएफ 5 आएगा और एलसीएम 60 आएगा। और इन दोनों का जब 5 और 60 का अनुपात आप देखेंगे तो 1:12 का अनुपात आता है, जो कि आपका ऑप्शन डी है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, किसी प्रकार के परीक्षण में कोई मानदंड की आवश्यकता नहीं होती। तो कैसे परीक्षण में किसी मानदंड की आवश्यकता नहीं होती है, क्या आपको इस बात की जानकारी है? तो जो मानक संदर्भित परीक्षण हैं, इसमें किसी तरीके के मानदंड की आवश्यकता नहीं होती है। विद्यार्थियों की उपलब्धि में जोर दिया जाता है। उपलब्धि सुधार विद्यार्थियों में किस एरिया में किया जाता है, किस तरीके से उपलब्धि सुधार किया जाता है? तो उपलब्धि सुधार करने के लिए यानी इंप्रूवमेंट बच्चों में अगर हम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? मानक संदर्भित परीक्षण करेंगे, मानक संदर्भित मानदंड संदर्भित परीक्षण भी करेंगे। ये भी सही होता है, ये भी सही होता है, ये भी सही हो जाता है। ऐसे में आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विषम का पता लगाएं। तो कौन सा क्वेश्चन है जो विषम है? तो विषम का पता लगाने के लिए अगर आप देखें तो ऑप्शन ए नकल ये सही है, यानी इसमें एक कार्य है। हेर फेर ये एक कार्य है। शुद्धता एक कार्य है। विशेषता का वर्णन जो है ये एक प्रोजेक्ट टाइप में, ये एक एक्टिविटी टाइप में है, तो ये हमारा विषम हो जाता है और इस तरीके से यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। ये तीनों ऊपर वाले एक जैसे हो जाते हैं और ये हमारा लास्ट का डी इसमें से विषम हो जाता है। इस तरीके से ऑप्शन इसका डी सही होगा। नेक्स्ट है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में विचार की प्रक्रिया कौन सी है?
कौन सी प्रक्रिया है जो विचार की प्रक्रिया है? तो विचार की प्रक्रिया में अगर आप देखें तो विचार करने के लिए हमें जो ज्ञात तथ्यों से जब हम अज्ञात की ओर जाते हैं तो हम आगमनात्मक की ओर आते हैं और यहाँ पर हमें चीजें आगमनात्मक यानी इंडक्टिव मेथड से मिलती हैं। इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गणितीय क्लब में भाग लेना क्या है? तो गणितीय क्लब में भाग लेना एक एप्रिसिएशन है, एप्टीट्यूड है, इंटरेस्ट है या एटीट्यूड है। प्रशंसा करना ये एक एक्टिविटी है। योग्यता ये हमारी एक कह सकते हैं क्वालिटी है जिसके कारण हम गणितीय क्लब में भाग ले सकते हैं। रुचि होगी तो भी हम उसमें भाग लेंगे। एटीट्यूड हमारा हो नहीं सकता, तो इस तरीके से योग्यता को हम टिक करेंगे, क्योंकि योग्यता होगी तभी हम गणित क्लब में भाग ले पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गणितज्ञ बनाए नहीं जाते पैदा होते हैं, किसके द्वारा ये कथन कहा गया है? तो ये स्टेटमेंट पाइन केयर के द्वारा कहा गया है। पाइन केयर महोदय को हम टिक करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गणित में सबसे स्पष्ट चीज को कम से कम स्पष्ट तरीके से साबित करना शामिल है, ये बात किसने कही है? तो ये बात पोलिया नाम के जो गणितज्ञ हैं उन्होंने कही है और इस तरीके से हम इनको ऑप्शन सी इसमें साबित करेंगे और ऑप्शन सी को हम सही मानेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसने कहा गणित वह भाषा है जिसके साथ ईश्वर ने ब्रह्मांड लिखा है? तो ये स्टेटमेंट हमारे गैलीलियो महोदय का है और इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नियम निष्ठा किसके द्वारा शुरू किया गया? तो कौन है जिसके द्वारा नियम निष्ठा नाम की चीजों की शुरुआत की गई? नियम निष्ठा क्या है? ये औपचारिकता का दूसरा नाम है जिसे हम फॉर्मेलिटी कहते हैं। इसकी शुरुआत जर्मनी के जो डेविड गिलबर्ट थे, ये मैं बता दूं, ये जर्मनी के थे और जर्मनी के डेविड गिलबर्ट ने इसे 20th सेंचुरी में पूरा किया हुआ है। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गणित के इतिहास में किसके युग को अंधकार का युग कहा गया है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, क्योंकि ये बात कही जाती है कभी कभी यूनानियों के लिए और रोमन के लिए। तो मोस्टली मैंने इस पे जो स्टडी की है उसमें यूनानी और रोमन मुझे दोनों मिले हैं, लेकिन मेरा जो वोट है वो यूनानी की तरफ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप एक बार अपने आप से वेरीफाई कर लीजिएगा। वैसे यूनानी इतिहास को, ग्रीक इतिहास को हम गणित के डार्क एज के रूप में जानते हैं। गणित को विज्ञान का दर्जा दिलाने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं? तो पाइथागोरस महोदय, जिन्होंने गणित में लॉजिक और परंपराओं को प्रूव करते हुए बहुत सारी चीजें प्रस्तुत की हैं। इस विषय पर इनके पाइथागोरस थ्योरम को जाना जाता है। गणितज्ञ में किस गणितज्ञ ने क्या किया है और उनकी क्या चीजें रही हैं, उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? निश्चित तौर पर इस पर एक कह सकते हैं 5 या 6 क्वेश्चन आपके बनने हैं और इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं पहले से अपलोड कर चुका हूं, वो ये वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं। तर्क के नियमों का प्रयोग करके अनुयायियों अनुपातों के साथ सत्य को स्थापित करना क्या कहलाता है? तो ये चीज जो कहलाती है ये प्रमेय कहलाता है, ये थ्योरम कहलाता है। और आपने देखा होगा कि प्रमेय वो चीज होती हैं जो पहले से स्वयं सिद्ध होती हैं। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा गणित निर्माण का खंड नहीं है? जब हम बात करते हैं निर्माण खंड, यानी हम किस चीज से गणित के निर्माण खंड को फॉलो करते हैं, तो क्या हम अनडिफाइंड टर्म को देखते हैं? अनडिफाइंड टर्म जिसमें गणित में हम कहते हैं मान लीजिए इतना हुआ, तो वो अनडिफाइंड टर्म होता है। जैसे कि राम की आय एक्स मान लेते हैं तो वो अनडिफाइंड टर्म हो जाता है। एक्सियोम सूक्तियां होती हैं कि इसके साथ ऐसा होगा, और खुला वाक्य ओपन जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, जो हमारे फॉर्मूलेज होते हैं, जो कह सकते हैं जिनमें एक थ्योरम बन जाती है। तो इस तरीके से नीचे के तीनों ये अपरिभाषित शब्द, सूक्तियां और खुला वाक्य, ये तीनों के तीनों गणित में आ जा रहे हैं। और फार्मूला जो है ये गणित निर्माण का खंड नहीं है, ये स्वयं में एक गणित है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। गणित में कंप्यूटेशन कौशल को बढ़ाया जा सकता है, यानी क्या करके बच्चों की जो गणित की वर्किंग है, आसानी से बच्चे जल्दी से गणित को सॉल्व कर लें, हम क्या ऐसी चीज कर सकते हैं जिससे बच्चे ये काम कर सकें? तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, कक्षा में व्यवहारिक गतिविधियों का संचालन करेंगे जिससे बहुत जल्दी से बच्चे जल्दी से गणित के कौशल को सीख सकें। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अच्छे गणितज्ञ बनने के लिए किसी को सक्षम होना चाहिए। किस बात में सक्षम होना चाहिए किसी व्यक्तियों को? किस बात के लिए वो व्यक्ति काबिल हो जिससे कि वो अच्छा गणितज्ञ बन सकता है, वो अच्छा एक मैथमेटिशियन बन सकता है? तो आपको पता है कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना और उसका कनेक्शन बनाना, फॉर्मूले बनाना इसमें शामिल होता है। सवालों के जवाब देने की तकनीक में महारत, ये तो वाद विवाद हो जाएगा, तो इसलिए ये क्रॉस हो जाता है।
और आगे के उसमें आप देखें तो अधिकांश फॉर्मूले लर्न करना ये रटने की पद्धति हो जाती है, कुछ समय में समस्या का हल, ये तो सोशल वर्किंग है। लेकिन जो ऑप्शन ए है ये इसका राइट आंसर होगा, अवधारणाओं को समझें और लागू कर पाने के काबिल बनाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर जब बढ़ते हैं, सतर्कता के विकास में निम्नलिखित में कौन सी चीज सहायक है? तो सतर्कता का विकास जो होता है, सतर्कता का मतलब है कि बच्चा आपकी बात पे कितना ध्यान दे रहा है, बच्चा कितना ज्यादा आपकी बातों पर अलर्ट रहता है। तो इसके लिए जरूरी है कि जो बात आप बच्चे से कह रहे हैं वो बच्चा समझे, और इसके लिए मौखिक कार्य इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा 9th में ज्यामिति का परिचय देने के लिए उपयुक्त उपागम है, यानी हम किस चीज का प्रयोग करें जिससे कि कक्षा 9th में बच्चों को हम ज्यामिति वगैरह अच्छे से समझा सकें। तो अगर हम बच्चों को एकीकरण कर दें, अगर बच्चों को हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उनकी कॉन्सेप्ट को और चीजों को अच्छे से प्रदर्शन मेथड से समझा दें, यानी डिमॉन्स्ट्रेशन बाय यूजिंग टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, अगर ये चीज हो जाती है, यानी ऑप्शन सी जो है वो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्यान विधि और रोल प्ले मॉडल ये इतिहास और बाकी सब्जेक्ट जो कि सोशल स्टडी के सब्जेक्ट हैं उनके लिए आवश्यक हो सकते हैं। यहां पर प्रौद्योगिकी और प्रदर्शन विधि इंपॉर्टेंट रहेगी। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को गृह कार्य देना क्या है? ये एक टीचिंग मेथड है, ये एक टेक्निक है जिसे कि हम स्ट्रेटजी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। द्रव्य सभ्य सामग्री ये है नहीं, शिक्षण सिद्धांत टीचिंग मेथड है जो क्लास में यूज किया जाता है। गृह कार्य देना एक तकनीकी है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर में कौन सी शिक्षण तकनीक उपयुक्त नहीं है? तो कौन सी तकनीक उपयुक्त नहीं है? प्राथमिक कक्षा का बच्चा जो कि नॉर्मल से कॉन्सेप्ट को अभी जानता है, उसके लिए कौन सी चीज जरूरी है, क्या चीजें वो शामिल कर सकता है, इस बात को ध्यान देते हुए अगर आप देखें तो संगोष्ठी जो कि एक सिंपोजियम होता है, दैट इज नॉट पॉसिबल by the student of primary section, so because he cannot talk too much, वो बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकता, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पष्टीकरण बच्चों को आपको देना होगा, ड्रिल आपको करानी होगी और पूछताछ आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चंस में चलते हैं। देखिए, बहुत सारा गणित जानने की तुलना में जानना उपयोगी है कि गणित कैसे किया जाता है। ये अध्ययन किसके द्वारा दिया गया, ये किस व्यक्ति के द्वारा ये बात कही गई है कि बहुत सारा गणित ना समझा करके अगर हम बच्चों को केवल चीजें समझा दें, बच्चों को अगर हम ये बात समझाने की कोशिश करें कि कैसे बच्चे इस बात को समझेंगे, गणित में कैसे हल किया जाता है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट हमारे डेविड व्हीलर महोदय का है। इस तरीके से ऑप्शन ए सही हो जाता है। कक्षा के अंत में छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है, क्या करने के लिए ये गृह कार्य दिया जाता है? तो छात्रों के सही समय का उपयोग करने के लिए भी दिया जाता है, ये सही हो गया। उसके बाद छात्रों को व्यस्त रखने के लिए, ऑब्वियस है उनको इंगेज रखना है। प्राप्त ज्ञान को लागू करने, रिवीजन करने के लिए, ये भी सही हो गया। तो इस तरीके से ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन डी को ही हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, गणित की पहेलियां प्राथमिक स्तर पर मदद करती हैं, क्या करने के लिए प्राथमिक स्तर पर मदद करती हैं? बच्चों को गणित की पहेलियां जब हम सिखाते हैं तो कक्षाओं में मेधावी बच्चों की पहचान करना, अगर हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चे जवाब देते हैं, हम उन्हें जान पाते हैं। बच्चों के मनोरंजन को प्रदान करना, बच्चों को इंटरटेनमेंट देना, समस्या को सुलझाने का प्रयास करना या समस्या सुलझाने के कौशल को बढ़ाना। तो डेफिनेट तौर पर हम बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ाने की बात करते हैं, इस तरीके से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभिक स्तर पर गणित की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक निम्नलिखित में कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है? गणित की पाठ्यपुस्तक कैसी होनी चाहिए? तो गणित की पाठ्यपुस्तक कठोर अभ्यास देने वाली नहीं होनी चाहिए, यह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए, ये भी बात नहीं समझ में आती है। और नेक्स्ट है, ये मोटी और बड़ी होनी चाहिए, ये बात भी नहीं समझ में आती है, प्रिंट डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट है, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस जो अवधारणाओं के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझाया जाना है, ये एक इसका इंपॉर्टेंट पहलू हो सकता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है, गणित की शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या हो सकता है? ज्यामिति के प्रयोगों और उसके प्रमाणों को स्वतंत्र रूप से तैयार करना, छात्रों को गणित समझने में मदद करना, या उपयोगी क्षमताओं का विकास करना, या बच्चों में गणित को सॉल्व करने की क्षमता विकसित करने का प्रयास करना। क्या चीज हो सकती है इस अवधारणा के लिए? तो अवधारणाओं के संबंध में गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या हो सकता है? तो बच्चों को गणित समझने की क्षमता विकसित करना गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, बच्चों के अंदर एक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड डेवलप करना आसान है। यदि किसी संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों में आने वाले अंकों का अंतर 0 है तो वह संख्या किससे विभाज्य है? आपको विभाज्यता के नियम 1 से लेकर 9 तक, बल्कि 11 और 15 तक भी देखने चाहिए, इससे एक क्वेश्चन 100% आएगा। यहां पर ऑप्शन इसका डी 11 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
पहले दो प्राकृत संख्याओं को n नंबर को अगर 1 से लेकर 20 तक लिखा जाता है और इसे 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा? तो आप 1 से लेकर 20 तक प्लस करते जाएंगे, जो कि मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है। ये 1920 होता है और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 16 से ये टोटली डिवाइड हो जाता है, 0 इसका शेषफल बचता है। इस कारण ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन सबसे टिपिकल क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आपका आया था, 2 अंकों की वह संख्या, 2 अंकों की संख्याओं का योग, अंकों की संख्या उसके अंकों के योग से 54 अधिक है। यानी संख्या का जो 2 अंकों का पूरा अंक संख्या है उसका अंकों का योग 54 अधिक है, तो वो संख्या के बीच का अंतर क्या होगा? तो अगर आप संख्या की चीजों को देखेंगे तो आपको ये चीज पता चलेगी कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। जो फॉर्मूला यहाँ पर आप देख सकते हैं 10x प्लस, ये फॉर्मूला बनेगा 10x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू प्लस 54 और इसको हम इक्वल कर देंगे। अब हम अगर समान चीजों को बराबर पे लाएंगे, जैसा कि मैथ में आप जानते होंगे 10x उधर जाएगा तो x उधर है, ये माइनस का 10x होगा तो 9x हो जाएगा, इक्वल टू y कट जाएगा और 54 रहेगा तो x इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब अगर पहले बनाए हुए इसी फॉर्मूले में हम x इक्वल टू 6 रखेंगे तो हमारी संख्या का वैल्यू निकल के आ जाएगा और वो संख्या का y भी निकल, उससे हम y का वैल्यू निकाल लेंगे और इस तरीके से 69 वो संख्या होगी। अब 69 जो है अगर हम देखें तो वास्तव में 69 जो ये आंसर आ रहा है ये आपके क्वेश्चन को सॉल्व करता है। 69 माइनस 6 प्लस 9 इक्वल टू 15 दैट इज 54, तो वो बात सॉल्व हो जाती है और इस तरीके से संख्या का डिफरेंस 6 माइनस 9 इक्वल टू 3 होगा और 3 ऑप्शन में कहीं नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठचर्या का निर्माण का चरण है उद्देश्यों का निरूपण, सामग्री का चयन या पाठ्य सामग्री का संगठन। तो उद्देश्यों का निरूपण सही है, सामग्री का चयन भी होता है, पाठ्य सामग्री का संगठन भी होता है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी बहुत अच्छी तरीके से सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि समस्या केंद्रित, और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है समस्या केंद्रित और लोकतांत्रिक तकनीकी है। क्या चीज जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सेंटर्ड है और प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक मेथड है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसमें कि हम स्टूडेंट्स की आइडियोलॉजी के साथ बात करके उसको इस कैपेबल बनाते हैं कि वो अच्छे से चीजों को सॉल्व कर सके, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विचारों की रचनात्मकता और मौलिकता किसके द्वारा विकसित की जाती है? तो बच्चों की जो रचनात्मकता और मौलिकता है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग के द्वारा ही डेवलप की जाती है। इस तरीके से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गणित के अध्ययन में हम उपयोग करते हैं किनका? हम सूक्तियों का अध्ययन करते हैं, औपचारिक स्वयं सिद्धि विधि का भी अध्ययन करते हैं, आनुवंशिक विधियों का भी अध्ययन करते हैं और इस तरीके से ऊपर बताए गए सभी तरीके सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निगमनात्मक तर्क के मूल तत्व हैं, इसमें से भी हमारा चूंकि अपरिभाषित शर्तें हैं, परिभाषित शर्तें हैं और सूक्तियां हैं प्लस अवधारणाएं हैं, इस तरीके से ऑप्शन डी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गणित की सबसे उपयुक्त परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि गणित क्या है? तो समस्या समाधान की प्रक्रिया है गणित? नहीं, ये बात तो है लेकिन बहुत अच्छी तरीके से साबित नहीं होती। सामान्यीकरण के महत्वपूर्ण साधन है, ये बात भी पूरी तरीके से लागू नहीं होती। अनुप्रयुक्त विज्ञान है, ये बात तो बिल्कुल लागू नहीं होती। और तर्क विज्ञान है, लॉजिकल थिंकिंग है, ये बात सही साबित होती है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। प्रतिभाशाली बच्चों के मामले में निम्नलिखित में से पाठचर्या का उपयोग किया जाता है, यानी अगर कोई बच्चा हमारी कक्षा में प्रतिभाशाली बालक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो ऐसे बच्चों के लिए क्या हम सजेस्टेड करिकुलम ही केवल पढ़ाएंगे? तो उसकी सुविधा, तो ये चीज बिल्कुल गलत हो जाएगी क्योंकि उसकी हम टैलेंट का यूज नहीं कर पाएंगे। अतिरिक्त पाठचर्या उसे एडिशनल करिकुलम, उसके लिए बर्डन हो जाएगा, ये भी नहीं ठीक है। पर्याप्त पाठचर्या उसे सब्सटेंशियल जितना है उतना पढ़ा देंगे, वो भी ठीक नहीं रहेगा। हम केवल बच्चे को इनरिचमेंट करिकुलम पढ़ाएंगे, यानी उसके हिसाब से हम करिकुलम को बढ़ा लेंगे, उसके लेवल को तय करेंगे और इस तरीके से ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आकांक्षा कक्षा 5 में गणित की एक मेधावी छात्रा है, निम्नलिखित में कौन सी तकनीक उसकी क्षमता को बढ़ाने में सबसे अधिक मदद करेगी? प्रतियोगी परीक्षाओं में उसकी मदद करना? नहीं, ये बात तो नकल कराने जैसी हो जाती है। क्लास मॉनिटर बना देना? नहीं, ये टैलेंट, ये भी उसको चापलूसी सिखाएगा और ओवरबर्डेंड करेगा, ये भी चीज सही नहीं आती है। और अतिरिक्त विषयों, उन्नत विषयों को पढ़ाना, ये ठीक है, लेकिन अभी और आगे देख लेते हैं। विषयों से संबंधित परियोजनाओं को विकसित करने में मदद करना, ये भी एक हेल्प के जैसा हो जाएगा, ये भी नहीं ठीक है।
तो उसे हम अतिरिक्त उन्नत विषयों को पढ़ाएँगे जिससे कि बच्चे के अंदर एक अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एडिशनल कैपेसिटी आए, बच्चा अपने टैलेंट के साथ न्याय कर पाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उसमें विश्वसनीयता होती है, भेदभाव की शक्ति होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, उपर्युक्त सभी। उसमें उपर्युक्त सभी चीज़ें होती हैं, इसलिए हम मान लेते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है तो कहीं न कहीं विश्वसनीयता इसकी सबसे बड़ी विशेषता हो सकती है। तो यहाँ पर भी इस भी क्वेश्चन पे हम दोनों डिपेंड करेगा कि एग्ज़ामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे ले रहा है और दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम। ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा जो अधिकतर प्रयोग की जाती है, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे? तो यहाँ पर आप देखिए जो परीक्षा आपकी होने जा रही है जिसे हम मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन कहते हैं, ये एग्जामिनेशन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन हो सकता है। नेक्स्ट है मानदंड संदर्भित परीक्षण बच्चे को प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है मानदंड संदर्भित परीक्षण? तो बच्चे का जो चीज़ें हैं, बच्चे की जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन किस तरीके से उसके मानदंड को डेवलप करती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मानदंड संदर्भित परीक्षण जो है वो एक आदर्श समूह से भी रिलेटेड होता है, ये भी सही है। निश्चित व्यवहार भी इसमें रखता है, ये भी सही आपका हो सकता है। सीखने के अनुसार काम करता है, ये भी सही है। इस तरीके से उपयुक्त सभी सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शैक्षिक निदान के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। शैक्षिक निदान किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है? तो शैक्षिक निदान का अगर आप देखें तो शैक्षिक निदान आपका साक्षात्कार में, अवलोकन में, नैदानिक परीक्षण में, तीनों चीज़ों में प्रदान किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शैक्षिक निदान का संबंध है, किस बात से है शैक्षिक निदान का संबंध? यानी बच्चों को किसी चीज़ का संज्ञानात्मक ज्ञान, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ, नहीं हुआ, इफेक्टिव डोमेन मिला, नहीं मिला, ऑब्जेक्टिव कॉग्निटिव डोमेन मिला, नहीं मिला। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर तो शैक्षिक निदान, इसका मतलब बच्चे की संप्राप्ति स्तर यानी लर्निंग आउटकम से रिलेटेड है, तो इसमें हम संज्ञानात्मक उद्देश्य को ही टिक करेंगे, उपर्युक्त सभी पर हम नहीं जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, उपलब्धि परीक्षण कैसे होते हैं? शिक्षक निर्मित होते हैं या मानकीकृत होते हैं? डेफिनेटली उपलब्धि परीक्षण शिक्षक निर्मित होते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्डाइजेशन के अकॉर्डिंग होते हैं, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, परीक्षा का उद्देश्य कक्षाओं की तुलना करना होता है तो उपयोग होता है। किस चीज का उपयोग किया जाता है जब हम परीक्षा का कक्षाओं की तुलना करते हैं? तो शिक्षक इसके लिए खुद से ही इवैल्यूएशन प्रोसेस तैयार करते हैं, तो शिक्षक निर्मित परीक्षण हो जाता है। मौजूदा परीक्षा प्रणाली इसके लिए सबसे ज्यादा अवसर प्रदान करती है। किस बात के लिए सबसे ज्यादा अवसर प्रदान करती है? उपचारात्मक शिक्षण, इसकी आवश्यकता पड़ती है समृद्ध निर्देश, आपसी सांत्वना, तो इनमें से सभी होना चाहिए। इनमें से जो कोई नहीं की बात है, फिर हम इसी को टिक करेंगे क्योंकि हमारी जो मौजूदा परीक्षा प्रणाली है, वो प्रणाली इसमें से किसी के भी अवसर नहीं देती, वो पूरी तरीके से संतुष्ट और कॉम्पिटिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सीईई, इसके विकास पर जोर देता है। सीसीई क्या है? तो सीसीई को हम कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहते हैं, यानी जिसे हम व्यापक और सतत मूल्यांकन का नाम देते हैं। तो ये किस क्षेत्र के लिए आता है? तो ये शैक्षिक क्षेत्र, व्यक्तिगत क्षमता क्षेत्र, ये भी सही, ये भी सही, गैर शैक्षिक क्षेत्र, सभी सही हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीसी प्रतिपुष्टि देता है, किसको देता है? बच्चे को भी हम देते हैं, माता पिता को भी बच्चे की डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं, शिक्षक खुद भी इस बारे में जानकारी लेता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीसी खत्म करने में मदद करता है, किस चीज को खत्म करने में सीसी मदद करता है? तो सीसी जो होता है वो लर्निंग कैपेसिटी को नहीं बढ़ाता है, याद रखना यानी कि रटने की विद्या को सीसी नहीं डेवलप करता है, तो इस तरीके से हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, यानी याद रखना इसके अंतर्गत नहीं आता है। सीसीई किस आदत को विकसित करने में मदद करता है? तो सीसीई के तहत बच्चा स्वाध्याय भी करता है, बिल्कुल सही है। पाठ की अग्रिम तैयारी करता है, एडवांस लर्निंग करता है, बिल्कुल ठीक है। नियमित अध्ययन करता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निदान का प्रशासनिक कार्य क्या होता है? तो निदान का प्रशासनिक कार्य होता है कि हम वर्गीकरण कर पाए, बिल्कुल करते हैं हम वर्गीकरण। चयन और प्रमोशन, ग्रेडेशन, हाँ निदान के बाद होता है, और सिलेक्शन भी हम इसके बाद करते हैं स्टूडेंट्स का, तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो काइंडली हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें, और अगर आप हमें किसी भी तरीके से सहयोग देना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के बटन को आप प्रेस करके हमें आगे और अच्छे नोट्स लाने के लिए और आपको अच्छा स्टडी मटेरियल और प्रिपेयर कराने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आपका थैंक्स।
मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? तो मूल्यांकन करने में हम किस चीज़ों का यूज़ करते हैं? मापन का प्रयोग करते हैं, यस करते हैं, मूल्यों का निरूपण करते हैं यानी फॉर्मुलेशन ऑफ वैल्यूज़ करते हैं, मानक बनाते हैं पहले से, बिल्कुल बनाते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, हाँ, करते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है गणित के शिक्षण में मूल्यांकन किया जाता है। गणित के शिक्षण को पढ़ाते समय यानी गणित पढ़ाते समय हमें मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। कब होती है? सीखने के अनुभव प्रदान करते समय बिल्कुल होती है। उद्देश्यों के स्पष्टीकरण के समय हाँ, होती है। उद्देश्यों के स्पष्टीकरण और सीखने के अनुभव प्रदान करने के बाद यस, पोस्ट एंड प्री दोनों तरीके के हम इवैल्यूएशन करते हैं। इस तरीके से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मूल्यांकन का निकट से संबंध है। अगर मूल्यांकन के बारे में हम देखते हैं तो कैसे देखेंगे? तो मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन कैसे बेस करता है? किन चीजों पर बेस करता है मूल्यांकन? तो मूल्यांकन का जो निकट संबंध है वो मूल्यांकन रणनीतियों से है, क्योंकि अगर हमारी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं होगी तो हम मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। उपस्थिति की पत्रकों के आधार पर अंक प्रदान करना क्या कहलाता है? तो ये उपस्थिति पत्रकों के आधार पर हम देखेंगे तो कोई बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स पाता है, कुछ बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं पाते हैं, तो उनके बीच में एक अनुपात तय हो जाता है। तो इस तरीके से ये अनुपात मापनी का हिस्सा बन जाते हैं। मापन की सबसे विश्वसनीय पैमाना है। मापन का विश्वसनीय पैमाना अनुपात है, यानी जितना हम मानक के आधार पर जैसे 100 नंबर तय करते हैं, तो 100 नंबर के आधार पर बच्चे ने कितने नंबर पाए, इसके आधार पर हम उसकी वैल्यू या रिजल्ट निकालते हैं, जिसे हम अनुपात जानते हैं, यानी पर 100% निकालना जो है वो अनुपात का ही एक फॉर्मेट है। गणित की पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु का संगठन किसके हिसाब से होना चाहिए? तो विषय वस्तु का अगर हम संगठन करें तो गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन शिक्षक के अनुसार नहीं, जब शिक्षक जो चाहेगा वो करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? छात्रों के अनुसार नहीं, छात्रों में विभिन्नता इतनी है कि पाठ्यक्रम का उदाहरण एग्जाम्पल नहीं ले पाएंगे। तो पाठ्यक्रम के अनुसार गणित का शिक्षण होना चाहिए, यानी गणित की पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम के अनुसार बनी होनी चाहिए, जिसमें जो चीजें पाठ्यक्रम में जिस क्रम में है उसी क्रम में होनी चाहिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता यह है कि वह महंगी हो? नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। शिक्षक द्वारा गठित हो? नो, कोई जरूरी नहीं है। क्या सरल और स्पष्ट? यस, दिस इज द मेन क्वालिटी ऑफ अ गुड बुक, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। गणित की पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु का विकास किया जाना चाहिए। किस क्रम में विकास होना चाहिए गणित की पाठ्यपुस्तक का? तो गणित की पाठ्यपुस्तक का अगर आप देखें विकास, तो अभ्यास के क्रम में होना चाहिए, समस्या के क्रम में, तार्किकता के क्रम में। यस, तीनों क्रम अच्छे हैं, तीनों क्रम होने चाहिए, क्योंकि अगर अभ्यास का क्रम होगा, बच्चे को एक्सरसाइज के बाद अभ्यास मिलेगा, अच्छा लगेगा। समस्या का क्रम प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए और लॉजिकली होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गणित की सबसे उपयोगी पाठ्यपुस्तक कौन सी है? या उपयोगी पाठ्यपुस्तक की विशेषता ये होगी कि उसमें कई हल, उदाहरण और अभ्यास के कुछ प्रश्न दिए हों। और अगले देख लेते हैं। अभ्यास के लिए पर्याप्त हल और चित्र दिए हों, ठीक है, और सभी प्रश्न हल किए हों। नो, ये चीज तो हो नहीं सकती। इस कारण हमें किसी एक को टिक करना होगा। अभ्यास के लिए पर्याप्त हल, ये भी सही नहीं है। और यहाँ पर यस, कई हल और उदाहरण जिस बुक में दिए गए होंगे वो बुक हमारे लिए सबसे अच्छी बुक होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा विषय गणित से सबसे अधिक संबंधित है? भौतिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जो गणित से संबंधित है, क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं और डेरिवेशंस होते हैं जिनको हमें करना होता है। तो ये इक्वल टू मैथ, लगभग 50% मैथ जैसी है। गणित में सहसंबंध इंगित करता है संयुक्त सहसंबंध या पारस्परिक, रेसिप्रोकल, एक दूसरे का, और ज्वाइंट दोनों हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखें। शिक्षक को सभी विषयों का बहुमुखी ज्ञान होना चाहिए, जिसके लिए आवश्यक है आकस्मिक सहसंबंध, व्यवस्थित सहसंबंध, दोनों होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी, ए और बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है शिक्षक का सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता समूह क्या है? यानी शिक्षक सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से किस बात से सीखता है? तो अगर आप देखें तो शिक्षक की जो सबसे अच्छी उपयोगी शिक्षण सहायता है वो ये है कि शिक्षक अपने प्रत्यक्ष अनुभव से सीखे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। गणित के सबसे उपयोगी शिक्षण सहायता क्या है? तो दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड। मैं आपको इस बात का विश्वास दिला दूं कि जो शिक्षण सामग्री है उसके प्रकार और उसके तरीके और उसकी क्वालिटीज से एक क्वेश्चन हर पेडागोजी में आएगा, इसको बहुत अच्छे से आप देख लें। अगला क्वेश्चन है शिक्षण सहायक सामग्री का सर्वाधिक प्रयोग होता है ज्यामिति में होता है, क्योंकि वहां पे फैक्टर्स हमें बहुत ज्यादा दिखाने होते हैं और इसी कारण हम उसमें रेखांकित चीजें दिखा सकते हैं। सतर्कता के क्रम में क्या चीज? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतर्कता के क्रम में निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक सहायक है? तो मैंने पहले ही कहा, अलर्टनेस के लिए जरूरी है कि हम ओरल वर्क कराएं। जितना ज्यादा बच्चा ओरल शब्दों पे कैपेबल होगा उतना ज्यादा वो अच्छे से काम कर पाएगा। चरों के बीच में सहसंबंध हो सकता है। चरों के बीच में सहसंबंध कैसा हो सकता है? सकारात्मक और नकारात्मक। ये एक -1 से लेकर के
+1 तक होता है, 0 भी हो सकता है। तो इस तरीके से ए और बी सकारात्मक और नकारात्मक इसका सही आंसर हो जाएगा। आकस्मिक संबंध में मुख्य भूमिका किसकी होती है? आकस्मिक संबंध अगर बाई चांस कहीं पर आता है, तो जो इंसिडेंटल कोरिलेशन है वो टीचर्स के द्वारा क्रिएट किया जा सकता है। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पूरक लिखित कार्य है, अगर पूरक लिखित कार्य दिया जा रहा है तो वो गृह कार्य होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ड्रिल का कार्य हो सकता है, ड्रिल किस तरीके की हो सकती है? ड्रिल मौखिक भी हो सकती है, गृह कार्य और लिखित भी हो सकती है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, तो वैज्ञानिक पद्धति पर हमारी प्रोजेक्ट विधि आधारित है, ये बात याद रखेंगे। प्रोजेक्ट विधि पूरी तरीके से हमारी साइंटिफिक मेथड पर आधारित है। परियोजना पद्धति की वकालत किसके द्वारा? किलपैट्रिक महोदय ने इसको कहा था, इसलिए ये सही हो जाएगा। अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में चला जाता है? तो हम अज्ञात से ज्ञात की ओर निगमन विधि में चलते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और वास्तविक सोच, प्रयोग और आरक्षण जो निरीक्षण पर आधारित विधि है वो हमारी प्रयोगशाला विधि है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणित में सूत्रों को स्थापित करने की विधि है आगमन विधि, गणित में सूत्रों को स्थापित करने के लिए प्रयोग की जाती है। और अधिक व्यापक योजना कौन सी योजना है? तो पाठ योजना आपकी कंसंट्रेटेड होती है, इकाई योजना शॉर्ट होती है, संसाधन योजना अधिक व्यापक योजना मानी जाएगी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इकाई योजना कैसी होनी चाहिए? इकाई योजना कैसी होनी चाहिए, इस विषय पर अगर आप देखें तो ये फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। परिचित विषयों से मिलकर बने, बिल्कुल सही है। और ये एक किस्म प्रदान करता है, बिल्कुल ये भी सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इकाई योजना की आवश्यक विशेषताएं हैं। आवश्यक विशेषताएं क्या हैं? इकाई के उद्देश्य होने चाहिए, बिल्कुल सही है। शिक्षण अनुक्रम होना चाहिए, हाँ। इकाई की सामग्री होनी चाहिए, ये बात भी सच है। हमें पता होना चाहिए कि हम किस चीज को कैसे विकसित करेंगे। सबसे पहले हम कोई चीज जो पढ़ाने के लिए हमें उसका एम पता होना चाहिए, फिर हम पहले किस क्रम में किस चीज को पढ़ाएंगे ये पता होना चाहिए, और उसके लिए हमें सामग्री होनी चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए। इस तरीके से ऑप्शन डी भी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आरसीईएम जो आपका कॉन्सेप्ट है, इसके लिए क्या हो सकता है? तो आरसीईएम में या किसी भी उसमें आप ये समझ लीजिए कि आपका जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। तो ऐसे आप ये बात देखेंगे कि इनपुट पहले आएगा, इनपुट के बाद आपका प्रोसेस आएगा और फिर आपका आउटपुट आएगा। तो अगर इस क्रम में आप देखें, यानी आईपीओ अगर आप देखें तो शिक्षण प्रक्रिया कैसी होनी है? शिक्षण प्रक्रिया आईपीओ होनी है, यानी उसमें इनपुट होगा, प्रोसेस होगा, आउटपुट होगा। तो इनमें से कौन सा क्रम इसको फॉलो कर रहा है? अदा, प्रक्रिया, प्रदा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें प्रदा बीच में आ गया। प्रदा पहले आ गया, ये भी नहीं होगा। प्रक्रिया पहले आ गई, ये भी नहीं होगा। इस तरीके से इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, यानी ये इनमें से कोई नहीं इसके लिए राइट आंसर होगा। शिक्षार्थी द्वारा प्रदर्शित कोई भी दृश्य गतिविधि है वो कैसी गतिविधि है, वो क्या होती है? तो शिक्षार्थी द्वारा अगर कुछ भी प्रदर्शित किया जाता है तो वो उसके व्यवहार से प्रदर्शित होगा, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाए। तो जो समझ है, ज्ञान है, आवेदन है, आवेदन करना तो एप्लीकेशन हो गया। ये निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्रिया नहीं है? तो ज्ञान हमारा नॉलेज होना, समझ अंडरस्टैंडिंग होना, एप्लीकेशन ये भी। इसमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग फिर सभी हो जाएंगे। वैसे तो इसमें नाउन माना जा रहा है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा उद्देश्य होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए, परीक्षण योग्य होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। तो जो उद्देश्य है वो जब तक विशिष्ट नहीं होगा तब तक वो उद्देश्य नहीं माना जाता, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरसीईएम दृष्टिकोण का प्रयोग किसके उद्देश्य को लिखने के लिए किया गया है? तो ये हमारे संज्ञानात्मक पक्ष के डेवलपमेंट के लिए लिया गया है, और इस तरीके से इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के उद्देश्यों के वर्गीकरण में अग्रसर क्या है? तो शिक्षा के उद्देश्यों में वर्गीकरण में जो सबसे ज्यादा काम किया है वो प्रोफेसर ब्लूम ने किया है, ऑप्शन सी सही हो जाता है। विद्यालय में योजना सुधार के लिए निजी विद्यालय द्वारा किए गए विद्यालय की समस्याओं से संबंधित शोध क्या होगा? क्योंकि ये सारे के सारे फंक्शनल हैं, एक्शन रिसर्च है, इसलिए क्रियात्मक अनुसंधान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान को पहली बार किसने लागू किया? तो क्रियात्मक अनुसंधान को पहली बार लागू करने वाले व्यक्ति जो हैं वो एसएम कोरी हैं, और इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? तो क्रियात्मक अनुसंधान एक शोध है, बिल्कुल है। विद्यालय में सुधार को कार्य करने के लिए एक योजना है, बिल्कुल है।
विद्यालय अनुसंधान का एक भाग है, यस है। इस तरीके से उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। दैनिक पाठ्य योजना की तैयारी करने में शामिल है क्या चीजें? हमें उद्देश्यों का निर्धारण करना होगा, यस करना होगा, सामग्री का चयन करना होगा, विधि का निर्धारण, बिल्कुल सही। तो उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन डी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्यापक सामान्यीकरण खोज करके नए सिद्धांतों को विकसित करने का उद्देश्य है। यानी अगर आप देखें कि व्यापक सामान्यीकरण अगर हम करते हैं तो हम क्या करेंगे, तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक फंडामेंटल रिसर्च है, इसलिए मौलिक अनुसंधान हम इसके लिए टिक करेंगे। नेक्स्ट है अनुमान लगाने की सबसे अधिक संभावना है। तो जहां पर हमारी सबसे अधिक संभावना कितनी हो सकती है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा हमारी 50% तक हो सकती है। और 50% प्रोबेबिलिटी हमें कहां मिलती है, हमें यस और नो टाइप के एग्जांपल्स में ऐसा मिलता है, जहां पर ट्रू एंड फॉल्स कहीं होता है। तो इसमें हम सही और गलत के शब्दों में सबसे ज्यादा हम संभावना लगा सकते हैं। तुक्का आप किसमें सबसे ज्यादा अच्छा लगा सकते हैं, यानी जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तुक्का लगाते हैं तो आपकी संभावना 1.4 होती है, क्योंकि 4 ऑप्शंस में से एक सही है तो 25% होगा। लेकिन अगर यस और नो का ऑप्शन है तो आप या तो सही होंगे या तो गलत होंगे, यानी 100% की सफलता का 2 भागों में बटेगी, 50% आप सफल हो सकते हैं। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक सफल शिक्षक की कौन सी विशेषता नहीं है, तो व्यवहारिकता होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, आत्मअनुशासन सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, आंशिक व्यवहार ये इसका राइट आंसर नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ई सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षक के पेशेवर कौशल में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है, तो शिक्षक के अच्छा प्रयोग करना ठीक है, निगमन करना ये भी ठीक है, सामाजिक मामलों का संतोषजनक ज्ञान ये भी सही है, स्वयं का ज्ञान शिक्षक बनने के लिए आवश्यक नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन सा कार्य शिक्षण से संबंधित नहीं है? शिक्षक से संबंधित क्या नहीं है, तो योजना बनाना शिक्षक से संबंधित है, मार्गदर्शन करना शिक्षक संबंधित है, शिक्षण करना है, ये बजटिंग इससे संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पाठ्य योजना के निर्माण में 5 चरणों वाली योजना किसके द्वारा दी गई? अब ये क्वेश्चन जो है हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली या ब्लूम की पंचपदीय प्रणाली, आप किसी भी पेडागोजी को पढ़ रहे हैं, शैक्षिक तकनीक को पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, टीचिंग अप्रोचेस 5 तरीके की हैं, जिनमें एनसीईआरटी अप्रोच है, मॉरिसन की अप्रोच है, इवैल्यूएशन अप्रोच है, हर्बर्ट की अप्रोच है और ब्लूम की अप्रोच है। इन पांचों को बहुत अच्छे से आपको स्टडी कर लेना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉगबेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है, यह कथन किस मूल्य से मेल खाता है? तो चूंकि सभ्यता जो है ये वर्ड ही आपका कल्चर से रिलेटेड है, और इस तरीके से ऑप्शन ए आपका संस्कृति इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितज्ञों के कार्य की सराहना करिए, किस मूल्य के अनुसार है? तो आप अगर गणितज्ञ के मूल्य की सराहना कर रहे हैं तो इसका मतलब आप किसी चीज से कंसर्न कर रहे हैं, आप किसी चीज को समझ पा रहे हैं, किसी चीज की ब्यूटी आप समझ पा रहे हैं, और इस तरीके से ये चीज एस्थेटिक लेवल पर आ जाती है और सौंदर्य इसका रूप हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, गणित किसका विज्ञान है? तो गणित किस चीज का विज्ञान है? बौद्धिक बुद्धि का, संख्या का, गणना का, गणित इन सब का विज्ञान है, इसलिए इसमें उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा 99 क्वेश्चन है। 99 क्वेश्चन में देखते हैं, किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष निकालता है? तो ये चीज हमारी बेंजामिन पियर्स के द्वारा कही गई है, और इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गणित की प्रकृति है, गणित की प्रकृति कैसी है? गणित टोटल लॉजिकल एक आंसर देता है, इस तरीके से गणित लॉजिकल स्टेटमेंट है और लॉजिकल है। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बहुत सारे बच्चे हमसे इस बात की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप बायोलॉजी के, कॉमर्स के, सोशल स्टडी के, हिंदी के अलग अलग पेडागोजी सब्जेक्ट्स को मेंटेन करें, तो मुझे थोड़ा समय दीजिए और थोड़ा सपोर्ट करें। अगर संभव हो पाए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। व्यूज के लेवल पर अगर हमारी संख्या बढ़ती है तो निश्चित तौर पर हम उन सब्जेक्ट्स पर भी अपने वीडियो को प्रस्तुत करेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।